तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था ये भी आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा आज का। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न पे है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। पहला है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसमें कह रहा है कौन सी शक्ति है जो मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है, ये भी सही है। और राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है, ये भी सही है। राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, तो प्यारे दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति करता है। तो इस हिसाब से कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर होगा? निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति या फिर राज्य विधानमंडल के प्रति? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? दोस्तों कोशिश की जाएगी कि आज का सेशन बहुत छोटा हो और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी आपको दे दिए जाएं। लगभग 50 के आसपास आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है दोस्तों? तो राज्य मंत्रिपरिषद जिसके प्रति जिम्मेदार होती है वो होती है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न एक बार फिर से, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है ये। कई बार ये प्रश्न पूछा जा भी चुका है कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों आपको ये जानकारी देना आवश्यक है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके सभी सिविल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी या अदर कोई एग्जाम हो। तो फटाफट से चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्री को शपथ दिलाता है प्यारे दोस्तों राज्यपाल। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति? तो राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर बात की जाए राज्य के महाधिवक्ता की, तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? भाग 14, भाग 11, भाग 19, सॉरी माफ कीजिएगा प्यारे दोस्तों, भाग 21 और भाग 13 किस में कहा गया है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जिस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है वो है दोस्तों भाग 16। कौन सा? भाग 16। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा? भाग 16। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। भाग 16। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति,
और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर राज्य सरकार के पास? कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या फिर जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करना अधिकार किसके पास है, तो ऐसा तय करने का अधिकार प्यारे दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? यानी सबसे पहले भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और आंगल भारतीयों को जो विशेष प्रावधान किया गया है वो कब से कब तक के लिए किया गया था, यानी कि कब किया गया था? 1991, 1982, 1975, 1960। तो दोस्तों, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? तो ये किया गया था 1960। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 142। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? दोस्तों, बात की जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की, तो ये स्थापना की गई है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 338 की बात करें, अनुच्छेद 338 आई की, तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करती है। अनुच्छेद 333 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 331 की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, अनुसूचित अनुच्छेद अगर 338 आई की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 333 जो है वो राज्य की विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 331 की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 332 से संबंधित है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? दोस्तों, जो संवैधानिक निकाय है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, काका केलकर आयोग का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से, आंगल भारतीय समुदाय से। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, अगर काका कालेलकर आयोग के संबंध की बात करें तो काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? इसका संबंध होता है पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? ये है पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न है आंगल भारतीय व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? पहला है ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या उनका कोई भी पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के थे लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत में अगली पीढ़ी को पैदा किया। बिल्कुल सही, ये सही है। ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या उनका कोई भी पुरुष पूर्वज ब्रिटिश वंश के थे लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत में अगली पीढ़ी को पैदा किया, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे सभी विदेशी व्यक्ति जिनके माता पिता 1947 से पहले भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? अखिल भारतीय आयोग से, निर्वाचन आयोग से, ग्राम पंचायतों से, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण और प्रतिनिधित्व से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 330 से 342 है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। तो ऑप्शन डी, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसको बहुत अच्छे से डीपली उसका हम लोग ने अध्ययन किया है। तो आप देख सकते हैं, फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न पे है दोस्तों कि जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? यानी किस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल, बीपी मंडल, दिलीप सिंह भूरिया, यूएन डेबर। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था वो है बीपी मंडल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 248। कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रिवीजन है, फटाफट से आप देखिए और उसका आप भी उत्तर दीजिए साथ में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है या कितना होता है? 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी कम हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी कम हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी कम हो, या 60 वर्ष की आयु। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो उसका कार्यकाल कितना होता है? तो मेरे दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? शक्तिकांत दास, राजू महर्षि, विनोद राय, वीएन कौल। दोस्तों अभी तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये तब की बात की जब शक्तिकांत शर्मा थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? यानी कि जो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनके द्वारा जो लिखी रिपोर्ट होती है उसका परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट परीक्षण कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो परीक्षण करता है वो करता है लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 26 अक्टूबर 1958, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। तो प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा अलंकृत किया गया था या अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 नवंबर 1949 को।
दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर निर्देशक सिद्धांत। क्या दोस्तों, संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संबंध में सर्वोच्च और अंतिम न्याय प्राधिकरण कौन सा है? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सुप्रीम कोर्ट और संसद। भारत के संविधान के संबंध में सर्वोच्च और अंतिम न्याय प्राधिकरण कौन सा है? तो भारत के संविधान के संबंध में सर्वोच्च और अंतिम न्याय प्राधिकरण कौन सा है? तो ये है प्यारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 8, 12, 10, 14। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जानते भी हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1963, 1956, 1971। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 1963 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? संथानम समिति, राजमन्नार समिति, पुंछी समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? पहले दोस्तों, जिस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी वो है संथानम समिति। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस समझे दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीबीआई को दिल्ली की विशेष परिस्थापना अधिनियम 1964 से शक्ति प्राप्त है, यह एक संवैधानिक संस्था है, या केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है, इसका जो मिशन है वो देश के संविधान और कानून की रक्षा करना है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा यह एक संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? एक बार फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, 1982, 1963, 1956, 1971। तो ये हो जाएगा 1963। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये संथानम समिति। दोस्तों यहाँ से फिर रिपीटेड है कुछ क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित, गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की जो नियुक्ति करता है प्यारे दोस्तों वो करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित समिति। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की तो इनका कार्यकाल होता है प्यारे दोस्तों 2 वर्ष का। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधिक मंत्रालय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत कौन आता है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत जो आता है दोस्तों वो आता है कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है? सीमा शुल्क, कानून का उल्लंघन, तस्करी, बलात्कार, हत्या, उपयुक्त सभी। कौन से मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो मामला जिसकी जांच की जाती है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा वो ये सभी हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मुख्य सूचना आयुक्त, विधि मंत्रालय। तो
वह दोस्तों अगर बात की जाए निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जिसके द्वारा किया जाता है वो है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 में यूपीएससी के कार्यों और शक्तियों का परिकल्पना की गई है। सी है, इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 में यूपीएससी के कार्यों और शक्तियों की परिकल्पना की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं, ये सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, ये सही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी, माफ कीजिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, जब उन्हें अपना इस्तीफा देना होता है तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने के संबंध में प्रावधान है। केवल बीओसी सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों अगर बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो कथन सही है वो है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने के संबंध में प्रावधान है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से हटाने या कैसे हटाया जा सकता है? प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर सिद्ध दुर्व्यवहार, यदि काम करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, वो सभी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो ये अपने वार्षिक रिपोर्ट प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन एवं भत्ते कौन वहन करता है? भारत की समेकित निधि, भारत की स्मिता निधि, वित्त मंत्रालय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते कौन वहन करता है? तो ये वहन करती है भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते कौन वहन करता है? भारत की आकस्मिकता निधि। आगे चलते हैं। आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन सही है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल ये भी सही है। 320 लोक सेवा आयोग कार्यों के जो 320 अनुच्छेद वो लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है, ये भी सही है। 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, बहुपक्षीय संस्था या फिर दोनों? तो अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये वैधानिक निकाय है और बहुपक्षीय संस्था दोनों है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति एस आनंद, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति के बालाकृष्णन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो गठित समिति है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो उसमें प्यारे दोस्तों कौन शामिल नहीं है? तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो दोस्तों न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन मामले से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना बिल्कुल सही है। कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना ये गलत हो जाएगा। किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना तो ये सही है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है वो है कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम और अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है? न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन, राजेंद्र बाबू, एस आनंद और सदाशिवम। तो दोस्तों न्यायमूर्ति पी सदाशिवम जो हैं उन्हें कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।